हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पादप संरक्षण अथवा प्लांट कंजर्वेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पादप संरक्षण क्या है ये समझ लेते हैं। तो पौधे सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होते हैं। जो पौधे हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक होते हैं। और जो मानव है ये अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। यानी जो मनुष्य है ये बहुत सारी आवश्यकताएं जो इसकी होती हैं वो पौधों से पूरी होती हैं। पौधे मनुष्य को भोजन भोजन के रूप में, जैसे अनाज हैं, दालें हैं, फल, साग, सब्जी, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं मनुष्य को। ऐसे ही पेय पदार्थों में कौन कौन से, जैसे चाय है, काफ़ी है, कोको है, ये भी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। शर्करा, तेल, मसाले, कपड़ों के लिए कपास, रस्सी, बोरे आदि के लिए सन व जूट, पशु आहार, मकान व फर्नीचर बनाने की लकड़ी, कागज, रबड़, दवाइयाँ, ईंधन, सजावट के सामान, रेशम, लाख आज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुमूल्य चीज़ें ऐसी हैं जो पौधों से ही हमें प्राप्त होती हैं। और किसी भी देश का बौद्धिक विकास वहाँ के मानव पर तथा आर्थिक विकास पौधों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी आवश्यकताएं मनुष्य की पौधों से पूरी होती हैं। वनों के तेजी से कटने, नदी घाटी परियोजनाओं, अनियंत्रित रूप से चरने, वनों में आग लगने तथा प्रदूषण के कारण अनेक पौधों की जातियां जो हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं। यानी पहला क्या है? वनों के तेजी से कटने। अब इतनी सारी आवश्यकताएं हैं तो वन क्या है? तेजी से काट रहा है, मनुष्य तेजी से कट रहे हैं। नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उसमें भी वनों की लकड़ियां लग रही हैं। अनियंत्रित रूप से, यानी कोई नियंत्रण नहीं है, पशुओं द्वारा चरा लिया जाता है पेड़ पौधों को, वनों में आग लग जाती है। और प्रदूषण के कारण अनेक पौधों की जो जातियां हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं। इतने सारे कारणों के कारण बहुत से ऐसे पौधे हैं जो खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। अगर कोई उपाय नहीं किया गया तो निकट भविष्य में इनके विलुप्त होने की पूरी संभावना है। यानी बिल्कुल पूर्णतः विलुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इन सभी पौधों को नष्ट होने से बचाना ही पादप संरक्षण अथवा प्लांट कंजर्वेशन कहलाता है। तो इतना ही नहीं, यानी मनुष्य तो इसका नुकसान करता ही है, साथ साथ और भी विलुप्त होने के कई सारे कारण हैं। तो चलिए जानते हैं कि पादप की जातियां जो हैं वो और विलुप्त किन किन कारणों से हो रही हैं। तो पादप जातियों की विलुप्तता के कारण समझ लेते हैं। तो दो तरह के कारण होते हैं। पहला प्राकृतिक कारण यानी नेचुरल काजेज होते हैं, और दूसरा मानव निर्मित कारण यानी मैन मेड काजेज होते हैं। तो प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जैसे बाढ़, सूखा, भूचाल आदि आ जाते हैं तो इससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं। दूसरा है पादप रोगों का अत्यधिक संक्रमण। किसी पौधे में रोग लग गया है तो वो रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता चला जा रहा है, जिसकी वजह से पौधे मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। फिर तीसरा है परागण के साधनों में कमी। अब परागण यानी पौधों में आगे जनन के लिए, आगे वृद्धि के लिए, आगे अगली पीढ़ी को आने के लिए परागण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये परागण होता कैसे है? तो विभिन्न साधनों के द्वारा होता है, जैसे वायु के द्वारा है, चिड़िया के द्वारा है, जंतु के द्वारा है। यदि आप लोग परागण के बारे में नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं। तो इन साधनों की कमी के कारण भी जो पौधों की जातियां हैं वो नष्ट हो रही हैं। फिर अगला है विदेशी जातियों को अधिक महत्व, और विदेशी जातियों को अधिक महत्व देने के कारण भी ऐसा हो रहा है। फिर आते हैं मानव निर्मित कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण पादप जातियां विलुप्त हो रही हैं। तो वनों का अत्यधिक कटाव, जो मानव है वो वनों को अत्यधिक मात्रा में काट रहा है, जिसके कारण पादपों की जातियां, पौधों की जातियां विलुप्त हो रही हैं। फिर दूसरा है पौधों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट करना अथवा उनमें परिवर्तन करना। अब मानव क्या करता है कि जो पौधों के प्राकृतिक आवास हैं, जो जंगल हैं, उनको नष्ट कर देता है, जिससे भी ये होता है, अथवा उनमें परिवर्तन करता है तो जिसके कारण भी ये हो जाता है। फिर अगला है पशुओं द्वारा अतिचरण, और मानव के द्वारा जो पशु होते हैं वो चराए जाते हैं तो जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे से जो प्रजातियां होती हैं छोटे पौधों की, वो भी नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फिर अगला है शहरीकरण, औद्योगिकरण, बांध, सड़कों आदि के लिए जंगलों का कटाव। तो जब शहरीकरण होने लगता है, शहर बनने लगते हैं, औद्योगिकरण यानी उद्योग बनने लगते हैं, बांध बनने लगते हैं, सड़कें बनने लगती हैं, तो इनमें भी लकड़ी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसके लिए जंगलों को काट डाला जाता है, काट डालते हैं। ये भी एक विशेष कारण है पादप जातियों की विलुप्तता का।
फिर अगला है प्रदूषण के प्रभाव से भी पौधे मर जाते हैं और प्रदूषण के कारण भी पौधे समाप्त हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं, जिससे मर जाते हैं। तो ये विलुप्तता के कारण कुछ मैंने बताया। चलिए जानते हैं पादप संरक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। तो संकटग्रस्त पौधों के अनावश्यक उपयोग तथा व्यापार पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था CITES, सिटीज को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फेना एंड फ्लोरा, यानी इसका अर्थ हुआ वन्य प्राणी जाति तथा वनस्पति जाति का संकटग्रस्त जातियों के व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय सभा है। ये एक तरह से सिटीज जो होती है। भारत भी इस संस्था का सदस्य है जो पादपों को संरक्षित करते हैं, यानी सिटीज जो है इसका भारत भी सदस्य है। फिर अगला है जीन बैंक। तो जीन बैंक भी पौधों को सुरक्षित रखता है, संरक्षित रखता है। यदि इस पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। फिर ऐसे ही टिश्यू कल्चर होता है या ऊतक संवर्धन हिंदी में इसको कहा जाता है। इस विधि द्वारा जो जर्मप्लाज्म होता है, जर्मप्लाज्म के संग्रहण के लिए टिश्यू कल्चर का उपयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन से पौधों में बीज नहीं बनते हैं तो उनको संग्रहित करते हैं, जैसे गन्ना है, केला है, अरबी है। ऐसे ही विशेष आनुवांशिक लक्षण का क्लोन बनाने की आवश्यकता होती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। और दुसास बीज वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए किया जाता है। दुसास बीज मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो रिकैल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं उनको दुसास बीज कहते हैं, जैसे चाय है, रबड़ है, कटहल है, नारियल है आदि होते हैं। फिर अगला है स्वस्थानीय संरक्षण और उत्स्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण में जंतुओं तथा पौधों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है। और इसका मुख्य उदाहरण जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, पशु विहार हैं, तो ये इनके प्राकृतिक आवास में ही इनका संरक्षण करते हैं। और दूसरा है उत्स्थानीय संरक्षण। तो इसमें महत्वपूर्ण पौधों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग हटाकर उद्यानों एवं शोधशालाओं में रखा जाता है और उनको संरक्षित किया जाता है। तो ये कुछ विधियां मैंने बताई हैं। यदि आप स्वस्थानीय संरक्षण और उत्स्थानीय संरक्षण के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये कुछ विधियां हैं पादप संरक्षण की जो मैंने आप लोगों को बताई। चलिए अब आप लोगों को पादप संरक्षण के उद्देश्य समझा देते हैं। इसके क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य है प्राकृतिक संतुलन कायम रखना तथा सभी जीवों के जीन पूल को संरक्षित रखना। तो पौधों को कम से कम काटा जाए ताकि उनका संतुलन बना रहे, प्रकृति का संतुलन बना रहे, वो बिगड़े नहीं, और जीवों के जीन पूल को भी संरक्षित रखा जाए। जो ऐसे पौधे हैं खो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, उनके जीन को भी संरक्षित रखा जाए। फिर अगला है मानव हित में उपस्थित पादप जातियों का सदुपयोग करना। और पादप संरक्षण करने का उद्देश्य ये भी है कि बहुत से ऐसी पादप की जातियां हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं, तो उसके लिए उसका उपयोग किया जाए, इसलिए उसको संरक्षित करना जरूरी है। और अगला है संकटग्रस्त तथा दुर्लभ पादप जातियों की हानि पहुंचाने वाले कारकों से रक्षा करना। यानी ऐसे कारक जो संकटग्रस्त और दुर्लभ पादपों को हानि पहुंचाते हैं। अब वो संकटग्रस्त तो हैं ही हैं, दुर्लभ तो हैं ही हैं, मिल नहीं रहे हैं और खो भी रहे हैं, उनको भी हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे कारकों से उनकी रक्षा करना पादपों की, ये भी संरक्षण का एक उद्देश्य है। फिर अगला है प्राकृतिक सौंदर्य बनाए रखना, यानी नेचर ब्यूटी या प्राकृतिक सौंदर्य को, जो सुंदरता है प्रकृति का, वो बनाए रखना, ये भी पादप संरक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए जानते हैं पादप संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं। तो पहला उपाय है मानव उपयोगी पौधों की प्रजातियों तथा जंगली पौधों से संरक्षण कर उन्नत किस्म के पौधे उत्पन्न करना। पादप संरक्षण का पहला उपाय है कि मानव उपयोगी पौधों की प्रजातियों, यानी जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, ऐसी पौधों की प्रजातियों का जंगली पौधों से संरक्षण कर, यानी जो जंगल के पौधे होते हैं उनसे संरक्षण किया जाए, उनसे बचाव करके उन्नत किस्म के पौधे उत्पन्न किया जाए। कुल मिलाकर के जो जंगल में ऐसे कुछ पौधे पाए जाते हैं जो मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो उनको उन्नत किस्म के पौधे उनसे उत्पन्न करके और आगे बनाए जाएं, पौधे उत्पन्न किए जाएं, ताकि मानव के लिए उपयोगी हमेशा के लिए बने रहें। फिर अगला है संकटग्रस्त, सुभेद तथा दुर्लभ पौधों को उचित संरक्षण देना। यानी जो पौधे खो रहे हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो दुर्लभ हैं, मिल नहीं रहे हैं, उनको उचित रूप से संरक्षण दिया जाए, उनको उचित रूप से बचाया जाए ताकि वो खत्म ना हो। और फिर अगला है संरक्षण योग्य प्रजातियों के लिए प्राकृतिक व कृत्रिम आवासों में जल,
वायु आदि की समुचित व्यवस्था करना। और जो संरक्षण योग्य प्रजातियां हैं, जिनको संरक्षण करने की ज़रूरत है, ऐसी प्रजातियों के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम आवासों में, यानी जो प्राकृतिक आवास हैं, जो कृत्रिम आवास उनके लिए मनुष्य ने बनाए हैं उनको संरक्षित रखने के लिए, उसमें जल वायु आदि की समुचित व्यवस्था की जाए, जल की व्यवस्था की जाए, वायु की भी पर्याप्त रूप से व्यवस्था रहे, ये उपाय करना चाहिए। अगला है पौधों के प्राकृतिक आवासों की सुनियोजित तरीकों से रक्षा करना, यानी पहले से नियोजित कर लिया जाए, बना लिया जाए कि कैसे हमको उनकी रक्षा करनी है प्राकृतिक आवास की। फिर अगला है प्रमुख जातियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। जो मुख्य जातियां हैं, जो मेन स्पेसीज हैं, उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए ताकि निर्यात ना हो। फिर अगला है पादप संरक्षण के लिए लोगों को अवगत कराना एवं प्रोत्साहित करना, और पादपों को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए लोगों को अवगत कराया जाए, उनको जानकारी दी जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि पादपों को संरक्षित करने से क्या क्या लाभ हैं, ये सब बताया जाए। फिर अगला है वनस्पति उद्यानों, शोधशालाओं, जीन बैंक में संकटग्रस्त पौधों के जन्मजात को सुरक्षित रखना, यानी जो वनस्पति उद्यान हैं, जो शोधशालाएं हैं, जो जीन बैंक हैं, इनमें जो संकटग्रस्त पौधे हैं, इनके जन्मजात को सुरक्षित रखा जाए ताकि यदि ये खो भी रहे हैं तो उससे दूसरे पौधे उत्पन्न कर लिए जाएं, तथा पौधों को कृत्रिम आवास में उगाने के लिए आधुनिक विधियों का उपयोग करना चाहिए। और जो कृत्रिम आवास, जो मनुष्य ने आवास बनाए हैं पौधों के लिए, उसमें पौधों को उगाने के लिए आधुनिक विधियों का उपयोग किया जाए ताकि वो अच्छे से उगें और उनकी और नई नई स्पीसीज पैदा हों, जातियां पैदा हों। तो इस प्रकार से पादप संरक्षण के उपाय हैं, कुछ मैंने बताए। चलिए अब पादपों की उपयोगिता को जान लेते हैं, यानी यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है पादप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। जो पौधे हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये CO2 तथा O2 का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। फिर दूसरा है वनों से मानव तथा जंतुओं को भोज्य पदार्थ मिलते हैं, और जो वन हैं इनसे हम सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि मानव को और जंतुओं को भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। और भोज्य पदार्थों के साथ साथ ईंधन, लकड़ी, कागज, बांस, बेंत, कपड़ा, रेशे, फल सब्जी, टैनिन, रेजिन, मसाले, औषधियाँ और भी अनेक उपयोगी पदार्थ पौधों से प्राप्त होते हैं। ये इनकी उपयोगिता होती है। और फिर अगला है अनेक उद्योगों वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। जो अनेक उद्योग हैं वो भी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। अल्कोहल, कॉफ़ी, कहवा, चाय के उद्योग वनस्पति पर ही आधारित हैं। जो अल्कोहल है, यानी जो शराब होती है, कॉफ़ी है, कहवा है, चाय है, इसके जो उद्योग हैं ये वनस्पति पर ही आधारित हैं। जूट, पेपर व कपड़ा उद्योग वनस्पति की देन ही है। फिर अगला है मृदा का संरक्षण होता है, यानी पौधों से, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, ये जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे मृदा का संरक्षण होता है, कटाव बहाव नहीं होता है और पर्यावरण शुद्ध भी रहता है। ये वन्य जंतुओं के प्राकृतिक आवास हैं। ये मृदा के उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और जो वन के जीव जंतु रहते हैं वो इनके क्या हैं, प्राकृतिक आवास हैं, घर होते हैं जंगली जीवों के। जैसे हम लोग घर में रहते हैं वैसे ही जंगली जीवों के घर होते हैं, तो इनको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। कैसे, इनकी जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती हैं, गिरती हैं, खाद का निर्माण करती हैं, और इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह भी इनके द्वारा प्राप्त होती है, तथा जलवायु को नमी भी प्रदान करते हैं। और फिर अगला है वन प्राकृतिक प्रयोगशालाएं हैं। जो वन हैं, जैसे हमारी प्रयोगशालाएं होती हैं, वैसे वन क्या है, प्राकृतिक प्रयोगशालाएं होती हैं। फिर अगला है वनों के नष्ट होने से जलवायु, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यदि वन नष्ट हो जाते हैं तो सबसे पहले तो जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, हमारा जो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट है उस पर प्रभाव पड़ता है, और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। फिर अगला है कुछ कवकों एवं सूक्ष्म पौधों से अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक भी बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कवक होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म पौधे होते हैं जिनसे अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक भी बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं का भी निर्माण किया जाता है, और इन दवाओं से अनेक घातक एवं संक्रामक रोगों को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और हम सभी लोग प्रतिज्ञा लेंगे कि पादप का संरक्षण करेंगे।